हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैव भूगोल के अपने पेपर के प्रकृति और इसके आपके विशेष क्षेत्र और इतिहास इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा में कभी कभार इसका प्रश्न आ जाता है, जैव भूगोल की प्रकृति या विशेष क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाता है। और इतिहास के बारे में इसलिए जानना है कि किस प्रकार से इसका इतिहास रहा है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, विकास क्रम क्या रहा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जैव भूगोल का प्रकृति। जैव भूगोल की प्रकृति से मतलब है कि इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, अपन क्या पढ़ा जाता है, किससे इसका संबंध होता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैव भूगोल में जंतु व पादप समुदाय के जीवधारियों की उत्पत्ति, किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई है उसके बारे में चर्चा की जाती है। उनका वितरण, विश्व में कहाँ कहाँ वितरण है, वह विशेषताएं, जीवों की विशेषताएं, जैसे अलग अलग प्रकार के जीव हैं, कोई हाथी है, बहुत बड़े जीव हैं, कोई पानी में रहने वाले जीव हैं, कोई जैसे कंगारू जैसे जीव हैं, तो इन सब की विशेषताएं भिन्न भिन्न हैं। ध्रुवों पर रहने वाले भालू, उनकी विशेषताएं अलग हैं। तो इन विशेषताओं को भी हम इसमें पढ़ते हैं। और इसके अलावा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जैसे एक ये मशहूर पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की, उसमें लिखा है, उसमें कहा गया है कि जीवन के परिवर्तनशील स्वरूप के कारण निरंतर नए प्रकार के जीवों का विकास होता रहता है। जैसे जीव जो आज से 1000 साल पहले थे उनका स्वरूप अलग था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलता गया। जैसे डायनासोर किसी युग में हुआ करते थे, लेकिन उन जीवों का स्वरूप बदला, वो बड़े आकार में, विशाल आकार में आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन वैसे रेंगने वाले जीव, उसके जैसे समानदर्शी जीव आज हम मगरमच्छ आदि जीवों के रूप में देख सकते हैं। तो इसी तरह से जीवों का विकास होता रहा है। तो इन सबको हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसलिए जीवों से विकसित नए प्रकार के जीव दूसरे जीवों की अपेक्षा वातावरण से सफलतापूर्वक अनुकूलन कर लेते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ है कि जिन जीवों का विकास पुराने जीवों से हुआ है, या 1000 साल पहले जो जीव थे और उनसे विकसित होते हुए जिन जीवों की उत्पत्ति आज हो गई है, तो वो ज़्यादा अनुकूलन स्थापित करने में सक्षम है अपने जो वातावरण है उसके साथ में। तो इस प्रकार जैविक प्रगति का आधार प्राकृतिक चयन है। और इस प्रकार जैविक प्रगति का जो आधार है कि किस प्रकार जीव विकसित होते रहते हैं, उसका आधार क्या है? प्राकृतिक चयन। प्रकृति के हिसाब से चयन करना, प्रकृति चयन कर लेती है कौन कौन से जीव उस क्षेत्र में रहेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र में किस प्रकार के जीव रहेंगे, मरुस्थलीय में किस प्रकार के रहेंगे, जलीय क्षेत्रों में किस प्रकार के रहेंगे। तो ये प्राकृतिक चयन की एक प्रक्रिया है जिसके दौरान होकर एक जीव गुजरता है और अपने आप को विकसित कर लेता है। और इसके बाद आते हैं हम इसकी विषय वस्तु पर। जैव भूगोल की विषय वस्तु, इसमें हम लेते हैं पर्यावरण के विभिन्न कारक विभिन्न प्रकार के जैव पदार्थ की जीवन क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जो जीव हैं उनकी जो क्रियाएं हैं वो किससे प्रभावित हो रही हैं? पर्यावरण के जो विभिन्न कारक हैं, नदी नाले, पहाड़, जलवायु और इस तरह के जो कारक हैं, मृदा, वनस्पति, ये सब जीवों को प्रभावित कहीं ना कहीं करते हैं, उनके विकास को, उनके भोजन क्रम को, सब ये प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में स्थानिक भिन्नता के कारण जंतु व पादप समुदाय में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे जैसे पर्यावरण में भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार से जंतुओं में भी भिन्नता आ जाती है। हम आदमियों की बात करें, दूसरे जंतुओं की एक समय इस क्षण में बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो आदमियों को देखें कि भारत के संदर्भ में जम्मू कश्मीर के गोरे लंबे चट्टे हैं, और दक्षिण भारत की ओर चले जाएं तो काले वर्ण के हैं। तो इस प्रकार भारत देश में ही इतनी विभिन्नता है। उत्तर पूर्व की ओर चले जाइए, मणिपुर, असम, अरुणाचल की तरफ, तो वहाँ अलग तरह के कदकाठी है। तो ये भिन्नता जलवायु के कारण ही आती है। किस तरह का उच्चावच है, किस तरह की जलवायु है, ये प्रभावित करते हैं जीवों के विकास को, और उनकी भिन्नता के पीछे यही कारण विद्यमान होते हैं। तो ये भिन्नताएं आकार, आयु, जीवन अवस्था में देखी जाती है। जंतु का आकार कितना बड़ा है, उसका जीवन क्रम कितना रहेगा, तो उसकी अवस्था कितनी अवस्थाओं में होकर वो गुजरेगा। तो ये सब निर्धारित होते हैं इन कारकों से। इन सभी का अध्ययन जैव भूगोल में किया जाता है, और इन सभी चीज़ों का अध्ययन जैव भूगोल में करा जाता है कि कौन सा जीव कहाँ पाया जाता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और कौन से जलवायु कारकों या भौतिक कारकों से वो प्रभावित होता रहा है। तो जैव भूगोल की विषय वस्तु को हम मोटे मोटे बिंदुओं में बताएं तो इस प्रकार बता सकते हैं। पहला, जैव भूगोल जीवधारियों के
भौगोलिक वितरण से संबंधित है। जैव भूगोल जीवधारियों के भौगोलिक वितरण, कहाँ कहाँ विश्व में कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन से देशों में उनका वितरण है, तो उससे संबंधित है। अब ये जीव में वनस्पति भी आ गए आपके, पशु व मनुष्य के रूप में, ये सभी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। दूसरा बिंदु है आपका जैव भूगोल प्रजातियों के अंतर संबंध का अध्ययन है। जो प्रजातियां हैं उनके बीच में अंतर संबंध किस प्रकार का है उसके बीच का अध्ययन ये करता है। जीव व वनस्पतियां परस्पर एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, जीव वनस्पति को प्रभावित करते हैं और वनस्पति से स्वयं जीव भी प्रभावित होते हैं। इस पारस्परिक प्रभाव का विश्लेषण और विवेचन करना जैव भूगोल का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, और इन सब चीज़ों का विवेचन करना या उसका विश्लेषण करना ही जैव भूगोल का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसी तरह से एक अन्य बिंदु है इसका विशेष क्षेत्र का, उसमें हम बात करते हैं जैव भूगोल जीवधारियों में स्थानिक असमानताओं का अध्ययन करता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जीवों में अंतर आ जाता है उसका भी ये अध्ययन करता है। संपूर्ण पृथ्वी पर पर्यावरण भिन्न है, ये सब मानते हैं पर्यावरण एक जैसा संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं पाया जाता, तो इसी भिन्नता के कारण जीवों में भी असमानता पाई जाती है। इसलिए जीवों के आकार, आयु, जीवन अवस्था में अंतर व स्थानिक भिन्नता मिलती है। जैव भूगोल वनस्पतियों और जंतुओं में स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन करती है। तो ये इसके विशेष क्षेत्र के बारे में चर्चा थी। और अब इसके बाद आते हैं हम जैव भूगोल का जो इतिहास है वो कैसा रहा है। जैव भूगोल का इतिहास की बात करें हम तो इसका जो जैव भूगोल का विकास हुआ है एक विषय के रूप में या विज्ञान के रूप में, वैसे तो इसको हजारों सालों से पढ़ते आए हैं, इसके बारे में जानने के लिए आदमी उत्सुक रहा है। किसी ने जीवों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में अलग अलग काल में, अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो जैसे लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे रामायण में, तो उनके लिए संजीवनी बूटी लाई गई थी हिमालय से, तो वो पता था, उसका ज्ञान था। उस तरह उस समय के जो वैद्य थे उनको ज्ञान था कि वो जड़ी बूटी जो जीवन को वापस लौटा सकती है कहाँ पर मिलेगी, तो वो हिमालय में मिली उस समय। तो इस प्रकार जैव भूगोल से संबंधित जो जानकारियाँ हैं या जो इसका ज्ञान है वो हजारों सालों से रहा है, लेकिन एक विज्ञान के रूप में इसका विकास कब हुआ उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो वैज्ञानिक आधार के रूप में हुई उसके बारे में अगर बात करें तो 18वीं शताब्दी के मध्य से इसका विकास हुआ यूरोप से। जब यूरोप के लोग जो कि अत्यधिक साहसी होते हैं और महत्वाकांक्षी भी होते हैं, जब वे अपनी नावें या जहाज़ लेके अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े, कोई उत्तर अमेरिका चले गया कोलंबस, कोई वास्को डी गामा, कोई दक्षिण अमेरिका चले गया, कोई भारत आ गया, तो उन्होंने अलग अलग जगह पहुंचकर अलग अलग वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया, उनके बारे में पहचाना, उनको जाना, और इसी तरह से जीवों के बारे में अध्ययन और उनको पहचानना शुरू किया। तो ये एक शुरुआत हो गई जिसके कारण जैव भूगोल का आधार बनता गया और ये विज्ञान के रूप में विकास या विकसित होता गया। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं जैव भूगोल एक भूगोल की विशेष शाखा है। जैव भूगोल का एक विज्ञान के रूप में विकास 18वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ हुआ, जब यूरोप के साहसिक व्यक्तियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अन्वेषण कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने अलग अलग हिस्सों में अन्वेषण कार्य प्रारंभ किया, अलग अलग चीज़ों को खोजा, और अपने अन्वेषण के दौरान यूरोप वासियों ने विभिन्न प्रकार के जैव विविधताओं को खोजा और उल्लेख भी किया, और उन सब चीज़ों का उल्लेख किया, क्रमबद्ध उल्लेख किया, उनको पुस्तकों में संजोया। तो इस प्रकार से उसका विकास होता गया। और जैव भूगोलवेत्ताओं ने पर्यावरण का मानव पर प्रभाव एवं प्राकृतिक वनस्पति से संबंध का अध्ययन शुरू किया, और इसी क्षेत्र से जुड़े हुए जो विद्वान थे उन्होंने पर्यावरण व मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी। तो इस प्रकार ये शुरुआत हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि 18वीं शताब्दी से पहले जैव भूगोल के बारे में या जीवों के बारे में, जिसमें वनस्पति और जीव हैं, उनके बारे में ज्ञान हमें नहीं था। उनके बारे में ज्ञान था, कौन किस काम में आ सकता है, किसकी किस प्रकार की विशेषताएं, ये पहले भी थी, लेकिन विज्ञान के रूप में इसका विकास बाद में हुआ। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। एल्बर्ट्स गेगेंस ने 1193-1280 के मध्य जंतुओं के विषय में विशेष अध्ययन किया। एल्बर्ट्स मेगेंस हैं जिन्होंने 1193 और 1280 का इनका जीवन काल रहा है, उसके मध्य जंतुओं के विषय में विशेष अध्ययन किया।
होहेन-स्टॉनफेन ने 1194-1250 के मध्य दी आर्ट ऑफ हंटिंग वायोस नामक पुस्तक लिखी, जिसका आधार पक्षियों के रहन सहन, उनके आवास निर्माण, समय एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना रहा। किस प्रकार से पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं। जैसे कई पक्षी होते हैं, जब सर्दियाँ बढ़ जाती हैं ध्रुवों पर तो वह इधर आ जाते हैं, दक्षिण भारत की तरफ आ जाते हैं, या अपने मध्य भारत की तरफ आ जाते हैं, झीलों के पास में अपना डेरा लगा लेते हैं। तो इस तरह का स्थानांतरण जो है उनका पशुओं में और पक्षियों में, उसके बारे में भी जानने के लिए कई लोग उत्सुक रहे। और सक्रिय वनस्पति के वितरण का अध्ययन प्रथम बार, जो सक्रिय वनस्पति है उसका अध्ययन का प्रथम बार अध्ययन किया 1448-1534 के मध्य ओरेटो ब्रूनफील्ड्स ने इसका अध्ययन किया। और इसी तरह से जर्मन वैज्ञानिक हैं कॉनरेड, इन्होंने 1516-1565 ईस्वी में एक पुस्तक एनिमलियन की रचना की। इस पुस्तक में विशेष रूप से जंतुओं की विभिन्न जातियों का वर्णन किया गया। जो जंतुओं की विभिन्न जातियाँ थी उसका वर्णन किया गया इस पुस्तक में। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से धीरे धीरे विकास हो रहा है। पहले जंतुओं की खाली चर्चा होती थी, फिर पशु पक्षियों के स्थानांतरण की बात हुई, फिर उनकी प्रजातियों के बारे में चर्चा हुई, तो जंतुओं की विभिन्न जातियों का वर्णन किया गया। 19वीं शताब्दी में डार्विन एक फेमस पर्सन है, चार्ल्स डार्विन जिनका नाम है, डार्विन व वैलिस के समय से आधुनिक जैव भूगोल का प्रारंभ हुआ। जो आधुनिक जैव भूगोल का प्रारंभ हुआ वो किसके समय से हुआ? चार्ल्स डार्विन और वालेस एक विद्वान है बहुत महत्वपूर्ण, उनके काल से इसका आधुनिक विकास हुआ। अब जंतुओं के विकास को अधिक महत्व देते हुए जैव भूगोल विदों ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। विभिन्न प्रकार के जंतु समूह के आधार पर पृथ्वी को कई क्षेत्रों में व परिक्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास किया, और जंतुओं के आधार पर कई क्षेत्र पृथ्वी के विभाजित किए गए, उपक्षेत्र बनाए गए। पक्षियों को आधार मानकर डॉक्टर पीएल स्काल्टर 1857 ने संपूर्ण पृथ्वी को 6 विशाल क्षेत्रों में विभाजित किया। और इसी तरह से 1886 में एंड्रयू मुरे ने अपनी पुस्तक स्तनधारी प्राणियों का भौगोलिक वितरण में पृथ्वी का विभाजन 4 मूल विभागों में किया। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से धीरे धीरे ज्ञान का जैसे जैसे विकास हुआ जैव भूगोल के क्षेत्र में, तो पृथ्वी का जो अलग अलग क्षेत्र है उनका विभाजन किया गया, अलग अलग भागों में इसको बांट दिया गया। ए.आर. वालेस की योजना के अनुसार, और जो ए.आर. वालेस है मुख्य विद्वान हैं, उनकी योजना के अनुसार जो पृथ्वी को बांटा वो कौन से नाम हैं उनके, वो 6 भागों में बांटा। पहला नियार्कटिक क्षेत्र, दूसरा नियाट्रॉपिकल क्षेत्र, तीसरा इथोपियन क्षेत्र, चौथा ओरिएंटल क्षेत्र, पांचवा पैलियार्कटिक क्षेत्र, छठा ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र। इन सब क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके अलग से एक टॉपिक है आपका जियोग्राफिकल रीजन्स जैव भूगोल में, उसको हम पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को विस्तार से देखेंगे, कौन से क्षेत्र कहाँ हैं और किस प्रकार के जीव उसमें पाए जाते हैं। इसी तरह से दक्षिण फ्रांस के पौधों की जातियों का अध्ययन 1526 और 1609 के मध्य प्रसिद्ध भूगोलविद चार्ल्स डी लैक्ल्यूस ने किया। चार्ल्स डी लैक्ल्यूस ने पौधों की जातियों का अध्ययन किया। और 16वीं शताब्दी में हैंस स्टाडन ने अपनी पुस्तक एथोलॉजिकल मोनोग्राफ ऑफ द न्यू वर्ल्ड्स में अमेरिकन वनस्पति एवं जीव जंतुओं का वर्णन किया। इस भूगोलविद ने उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति और जंतुओं के स्थानांतरण का भी अध्ययन किया। इसमें खास तौर से जो अध्ययन किया इन्होंने उत्तरी अमेरिका के ऊपर किया, किस तरह से जीवों का स्थानांतरण, वनस्पति और जीव जंतुओं का किस प्रकार से विकास हुआ। और पादप वर्ग के वर्गीकरण का श्रेय, जो पादप वर्ग का वर्गीकरण है, जैसे अलग अलग पौधों को बांटा है, झाड़ियाँ अलग उसमें बांटी हुई हैं, छोटे जो सूक्ष्म पौधे हैं वो अलग उसमें हैं, और जो बड़े वृक्ष होते हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा है, अलग वर्ग में रखा है। तो ये जो वर्गीकरण का श्रेय है किसको दिया गया है? कार्ल लिनियस को दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं जब हम पौधों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है उनका, और एक इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, पारिस्थितिकी वर्गीकरण, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने पौधों को फैमिली, सब फैमिली, ऑर्डर, सब ऑर्डर, जेनरा और स्पेसीज में विभक्त किया। इसी तरह से बफन ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया कि
झील क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव विश्व के अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए हैं। पूर्व में इनका स्थान परिवर्तन थल सेतुओं द्वारा होता है। थल सेतुओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो लैंड ब्रिज थे या थल सेतु जिनको हम कह रहे हैं। जैसे कि पेंजिया महाद्वीप के बारे में हमने सुना, तो कभी ना कभी ये महाद्वीप सब आपस में जुड़े रहे और थल सेतु के माध्यम से ये जीव एक से दूसरे क्षेत्र में पहुंच गए। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं और इनका विकास बाद में अलग अलग क्षेत्रों के अलग हो जाने के कारण, अलग अलग जो महाद्वीप हैं उनके विखंडन हो जाने के कारण भी अलग अलग हो गया। तो जीव जंतुओं के वर्गों का जो वर्गीकरण है एबरहार्ड व जिमरमैन ने 1743-1815 के मध्य दिया। जर्मन भूगोलविद पीटर सीमेंस ने रूस में पाए जाने वाली स्टेपिज घास की जलवायु दशाओं का अध्ययन किया। वॉन हम्बोल्ट ने 1769 और 1859 के मध्य अपने अध्ययन में स्पष्ट किया कि वनस्पति ही जलवायु दशाओं को प्रदर्शित करने का उपयुक्त तरीका है। पेड़ पौधों के वितरण को मानचित्र पर दर्शाने का कार्य 1787 और 1852 में जेएफ स्काउन ने किया। और इसी तरह से डार्विन ने 1804-1882 के मध्य विश्व में पाए जाने वाले जंतुओं का अध्ययन किया। डार्विन का जो मुख्य अध्ययन था किस पे था? जंतुओं के ऊपर उनका अध्ययन किया। उन्होंने अपने निष्कर्ष में बताया कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का विकास परस्पर मिलने जुलने से होता है। आपस में जो मिलने जुलने की क्रिया होती है उससे उनका विकास होता है। और वे जातियां जो किसी भौगोलिक कारणवश परस्पर नहीं मिल पाती, वे अभी अपनी पूर्व स्थिति में हैं और उनका कोई बदलाव नहीं आया है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है आपके सामने, जो कंगारू है ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, क्योंकि ये बाकी जो मुख्य भूमि है अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये स्थल सेतु से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है ये काफ़ी पहले इन भूमि से अलग हो गया। तो इस प्रकार जो जीव यहाँ पर पाए जाते हैं आज, वो बिल्कुल अलग किस्म के, अलग प्रकार के हैं। वो और कहीं नहीं पाए जाते, खाली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जिसका बेहतरीन उदाहरण है आपका कंगारू का। तो किस तरह से ये आपस में मिलते हैं और उनका विकास कैसे होता है, ये चार्ल्स जो डार्विन है इन्होंने बताया। इसी तरह से 1953 में गुड नामक भूगोलविद ने विश्व के पेड़ पौधों को 25 भागों में विभक्त किया है। तो इस तरह से जैव भूगोल का विकास अलग अलग कालक्रमों में होता रहा है। तो इसको आप जैव भूगोल के इतिहास के बारे में जब चर्चा हो तो उसमें हम